गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज की कक्षा 12 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपके एग्ज़ाम्स में आता है और इस पर आधारित आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इससे जो इसका कंस्ट्रक्शन है या इसकी कार्यविधि है उसको भी बहुत ध्यान से जानिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मीटर ब्रिज, दैट इज़ मीटर सेतु। सबसे पहले मीटर सेतु जो है, इसके नाम में दिख रहा है मीटर शब्द है, मतलब 1 मीटर। तो इसमें जो भी हमको तार प्रोवाइडेड है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझाऊंगी, उसमें आपको दिखेगा कि वो सिर्फ 1 मीटर की तार होगी। मीटर सेतु का कार्य है अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। मतलब हमें अज्ञात प्रतिरोध जो हमें निकालना है, एक अज्ञात प्रतिरोध होगा जिसकी हमें मापन करना है, उसके लिए हम इस यंत्र का, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही नियम पर आधारित है। हमने अपने पिछले लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ा था। उसको अगर हमने पढ़ा था तो हमें उसी पे याद है कि यदि I बराबर 0 है, मतलब इसके तरफ कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो इसको बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में R1 बटे R2 बराबर होता है R3 बटे R4। ठीक है, और इसमें जो आपकी धारा जा रही है I, कौन सी, B से D पर, इस पे आपकी धारा I 0 होती है। तो ये कंडीशन आपकी लगती है और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे कि हम इस विंग में धारा को 0 करेंगे और तब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिया होगा, एक हमारा अननोन होगा जिसके की हम उत्पत्ति करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी रचना मतलब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक मीटर का एक स्केल लगा होता है। ये आप सब देख पा रहे हैं, ये स्केल 1 मीटर लंबा होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिखा है। उसी के साथ यहाँ पर एक तार होती है, एल्यूमिनियम की, कॉपर की तार यहाँ हो सकती है, मतलब वो कि आपकी जो है कंडक्टिंग होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। फिर इसमें लकड़ी की इस तरह से बनाए होते हैं जिनके अंदर तार ऑलरेडी डली होती है, मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्शन हुआ होता है, लेकिन उसे लकड़ी के नीचे उसको हाइड करते, छुपा दिया जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट इस तरह से छोड़ दिए जाते हैं जहाँ पर कि हम अपने रेजिस्टेंस को लगाते हैं। फिर आपका इसी तरह से तार अंदर जाती है और फिर यहाँ एक गैप आता है जहाँ पर कि हम रेजिस्टेंस या कोई भी यंत्र लगा सकते हैं। फिर ये तार यहाँ से आकर इस तरह इस पॉइंट पर आती है। इसी के साथ हम इस तरह से तार देकर यहाँ पर एक आपका कोई भी बैटरी या सेल लगाते हैं और ये आपकी कुंजी मतलब की होती है, इसके द्वारा ही हम करंट को ऑन ऑफ करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज़ आपका लगातार करंट बहेगा और उससे दिक्कतें आ सकती हैं, सर्किट ख़राब हो सकता है। अब अगर इससे कंपेयर करें, ये मेरा मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, इसमें ये पॉइंट A है, ये यहाँ पर पॉइंट A को दर्शाता है। इसके बाद R1 है, यहाँ पर हम R1 लगाते हैं, जो कि हम ज़्यादातर रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि अलग अलग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध दिया होता है और हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें से 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 20 ओम इस तरह से प्रतिरोधों को निकाल सकते हैं। तो ये मेरा होता है R1। यहाँ पर मैं अननोन प्रतिरोध लगाती हूँ, मतलब वो रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध जिसका मान मुझे नहीं पता और मुझे इसका मान कैलकुलेट करना है। ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा जो R3 है इसीलिए, और ये आपका पॉइंट C है। अगर आप इस दोनों फिगर को कंपेयर करो तो A मुझे मिल गया, B है, इन दोनों के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, B से C के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया। अब मुझे बात करनी है इन दोनों रेजिस्टेंस की,
और कंडीशन क्या लेंगे, कंडीशन हमें लेनी है बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब इस पर B से D पर, मतलब B D अभी हम बताएंगे, उस सिरे पर कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। अब हम B से D कैसे लेते हैं, B पॉइंट पर एक तार से हम गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है जो कि करंट को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब विद्युत को बता सकता है और साथ ही साथ उसकी दिशा को भी वो ज्ञात कर सकता है। वो बता सकता है कि करंट की दिशा इस तरफ है या करंट की दिशा इस तरफ है। उसका जो कांटा है वो डिफ्लेक्ट करता है, मूव करता है इस तरफ भी और इस तरफ भी, बीच में शून्य होता है। इसके द्वारा यहाँ तार पर हम एक जॉर्की लगाते हैं। जॉर्की इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ मेटल लगा होता है और यहाँ पर आपका तार बांधने की जगह होती है। अगर आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले मैंने चित्र जो दिया है वो आपको इसी मीटर सेतु का दिया है और उसमें लगने वाले अलग अलग उपकरण भी उसमें किस तरह से जुड़े हुए हैं उस चित्र में आप देख सकते हैं। तो ध्यान से अगर आप चित्र को में देखेंगे तो आपको वहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिखेगा, जो रेजिस्टेंस निकालना है वो भी दिखेगा, और जॉर्की जो एक पिन जैसी होती है, यहाँ पर आप मेटल दिखता है, यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए जो है जगह बनाई होती है जिससे आप तार को जोड़ सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर के इस सिरे को हम जॉर्की से जोड़ते हैं और यहीं से हम पॉइंट डी को ढूंढते हैं। अब हम पॉइंट डी को देखिए कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में जब हम बैटरी को यहाँ से कुंजी ऑन करते हैं तो यहाँ से आपकी धारा प्रवाह होती है, ठीक है। अब जब धारा प्रवाह होगी तो सबसे पहले हम इस जॉर्की को इस बिंदु पर टच करेंगे तो आपको दिखेगा डिफ्लेक्शन की दिशा ये है, मतलब ये अगर आपका गैल्वेनोमीटर है उसका शून्य है तो इसका कांटा इस तरफ जाएगा। फिर उसी क्षण अगर मैं इस जॉर्की को लेकर पॉइंट सी पर लगाऊं तो ये आपको दिखेगा कि इस तरफ उसका डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कांटा जो है वो इस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इस जॉर्की को इस तार पे धीरे 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 मूव करना शुरू करते हैं और एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसा आता है जिस बिंदु पर आपका कांटा एकदम सीधा हो जाता है। जब ये सीधा हो जाता है मतलब इस पर जो है आपकी बैलेंस कंडीशन, ये इस पर कोई भी धारा नहीं बह रही है, ठीक है। ये जॉर्की आपका यहाँ जब आया तो आपका डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें जो कांटा था वो ज़ीरो पर आ गया, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, मतलब अब इसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो रही है, मतलब मुझे ये वाली कंडीशन मिल गई है। ये वाली कंडीशन का मिलने का क्या मतलब है कि इस वक्त जो है आपका पूरा का पूरा ब्रिज, मतलब ये मीटर सेतु जो है ये क्या हो गया है, ये बैलेंस्ड हो गया है। तो R1/R2 जो है वो आपका R3/R4 हो सकता है। अब R3 मुझे निकालना है, R1 मुझे दिया हुआ है, अब मैं R2 और R4 कहाँ से निकालूंगी। R2 और R4 निकालने के लिए हम देखिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक तार लिया था, अब मैं लिखती हूँ तार जो है मेरा AC है, तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध मैं कितना मानती हूँ, मैं X मानती हूँ, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AC B कितना मान लेते हैं, X। इसका सबसे अच्छा उपयोग ये होगा कि जितनी बड़ी तार होगी उसमें अगर मुझे प्रतिरोध निकालना है तो उसे मैं X से गुणा कर दूंगी। ये वैसे ही है जैसे कि अगर मेरा एक पेन 5 रुपये का है तो मुझे अगर 4 पेन खरीदने हो तो 4 गुणा 5 करके मैं उन चारों का कीमत निकाल सकती हूँ। तो अगर एकांक लेंथ में, एकांक लंबाई में इतना प्रतिरोध है तो 4 सेंटीमीटर में कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हमने माना X है। अब अगर मैं अज्ञात रेजिस्टेंस मान लीजिए मेरा यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि जो पॉइंट जहाँ पर मुझे जो है डिफ्लेक्शन 0 मिला, मतलब विक्षेप जो है, विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन मेरा कितना है, 0 है। तो ये किस लंबाई पे मिला, मान लीजिए ये लंबाई L पे मिला, ठीक है। और बचा हुआ लेंथ कितना है मेरे पास यहाँ, 100 माइनस L। इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन है, तो यही मेरा क्या पॉइंट बनेगा, पॉइंट D बनेगा। तो यहाँ पर मुझे R2 मिलेगा और यहाँ पर से मुझे R4 मिलेगा, क्योंकि ये मेरा B और ये D पॉइंट मेरे यहाँ पर मिल चुका है। चूँकि गैल्वेनोमीटर G क्या दिखा रहा है, G दिखा रहा है 0, इसका मतलब IBD मेरा कितना हो गया है, 0। तो अब मैं नियम लगाऊंगी व्हीटस्टोन ब्रिज का, A1 बटे AD का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ये बराबर होगा R3 बटे DC का प्रतिरोध, ठीक है। अब AD का प्रतिरोध कितना होगा, ये होगा L लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है, x इंटू L। वही मैंने कहा कि अगर एक का x है तो L लंबाई में L से गुणा कर देंगे। इसी तरह DC का प्रतिरोध मतलब DC का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L, ये कितना आएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। अब मैं इसको अपने समीकरण में लिखूंगी। तो मेरे समीकरण में मान लीजिए ये समीकरण मेरा A है, तो समीकरण A में मान रखूंगी तो क्या आएगा, R1 बटे L बराबर R3 बटे 100 माइनस L इंटू एक्स। ये x से ये x कटा, अब मेरे पास क्या आएगा, R1 बटे L बराबर R3 बटे 100 माइनस L, 100 माइनस L। मुझे R3 निकालना है, R2 मुझे पता होता है, तो R3 मेरा कितना होगा, R1 100 माइनस L बटे L। इस सूत्र में आप जॉर्की का जहाँ पर विक्षोभ 0 होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा, उस लंबाई से L निकल जाएगी, 100 माइनस L भी आ जाएगा। और हम जो बॉक्स यूज़ करेंगे आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, उसमें से R1 का मान हम अपने हिसाब से ही रखेंगे और करंट को जो एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे मेरा R1 जो है मुझे यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें मुझे मिल जाती है तो R3 जो मेरा अननोन था, जो मुझे निकालना था, ठीक है, जो प्रतिरोध जो है अज्ञात था, उसका मान मैं इस सूत्र से निकाल सकती हूँ। आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इस पार्ट से संबंधित असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, असाइनमेंट को पूरा करें और कोई भी समस्या हो तो मुझे ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।